हेलो एवरीबॉडी, वी हैव स्टार्टेड विद ट्रेड यूनियन एक्ट। और जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। टोटल 5 चैप्टर्स हैं इसमें, 33 सेक्शंस, जिसमें कि 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग चैप्टर 3, दैट इज राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। देखिए, फर्स्ट पार्ट में वी स्टडीड अबाउट द डेफिनेशंस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ट्रेड यूनियन में रजिस्ट्रार कौन है, मतलब हु इज द अथॉरिटी जो कि इसको रजिस्टर करेगा। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा व्हाट आर द रिक्विजिट्स, क्या रिक्विजिट्स हैं जो कि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, एंड वेयर टू अपील, कहां पे हम इसके लिए अपील कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू चैप्टर 3, दैट इज राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रेड यूनियन। सी, जैसे मैंने आपको बताया है कि ट्रेड यूनियन एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब ये बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो जाहिर सी बात है कि इसकी कुछ राइट्स भी होंगे और सर्टेनली कुछ लायबिलिटीज भी होंगी, है ना। जिन लोगों ने पिछले 2 चैप्टर्स नहीं देखे हैं, वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको एक बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, है ना। आप डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर आपको आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तो यू विल बी एबल टू ग्रास्प कि हाँ भाई ये चीज है, ये यहाँ पे डिफाइन थी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 3, दैट इज द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रेड यूनियन। देखिए, सेक्शन 15 से शुरू होता है ये। सेक्शन 15 क्या कहता है? ऑब्जेक्ट्स on which general funds may be spent। अब देखिए क्या है कि जो भी फंड्स हैं जो कि ट्रेड यूनियन एक्वायर करता है, ठीक है, बाय एनी मेथड, ऑफ कोर्स लीगल, तो उस मेथड से जो भी फंड वो एक्वायर कर रहा है उसको यूज करने का एक प्रोसीजर है। एज आई ऑलवेज टेल यू दैट दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉ, कि ये किसी को भी पावर को मिसयूज करने नहीं देता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो ऑफिस बियरर्स हैं या फिर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, अब ऑफिस बियरर और एग्जीक्यूटिव ये आपको पार्ट 1 के डेफिनेशन में मिलेगा, है ना। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ बार बार कि आप एक बार जिन्होंने नहीं पढ़ा है पिछले पार्ट्स, आप पिछला पार्ट एक बार देख लीजिए तो आपको ये आसानी होगा देखने में, ठीक है। तो ये जनरल फंड्स कहाँ कहाँ पे स्पेंड हो सकता है ना, क्योंकि कोई अपनी मर्जी से कोई अपने कपड़े खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए स्पेंड नहीं कर सकता है। देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर जिससे ये फंड यूज होंगे। तो सबसे पहला, द फर्स्ट इज पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ salaries, allowances and expenses। भाई जितनी भी सैलरी दी जाएगी, किसको दी जाएगी ये सैलरी? ये सैलरी दी जाएगी ऑफिस बियरर्स को, है ना, क्योंकि ऑफिस बियरर्स हैं, दे आर इन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, तो उनको दी जाएगी। तो सैलरी, जो भी अलाउंस मिलते हैं वो अलाउंस, और जो भी ट्रेड यूनियन को चलाने का खर्चा होगा, यानी कि जो ऑफिस आपने बनाया हो सकता है उसका रेंट हो, है ना, उसका बिजली बिल हो, उसके बाद आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका खर्चा हो, तो ये सब कुछ कहां से आता है? ये सब कुछ ट्रेड यूनियन के फंड से आता है। सेकंड और कहां यूज कर सकती हैं? तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में ये खर्च कर सकते हैं, है ना, कि भाई ट्रेड यूनियन को कैसे चलाना है, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, आप ऑडिट करवा रहे हैं, आप सिस्टम्स ला रहे हैं, आप ऑनलाइन सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो ये जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें जो खर्चा आएगा दैट विल बी यूज्ड फ्रॉम द फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, ठीक है। थर्ड है फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स। मान लेते हैं कि आपने किसी को स्यू किया, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ट्रेड यूनियन इज अ सेपरेट एंटिटी, है ना, एक अलग एंटिटी है। इट कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड। तो अगर आपने किसी को स्यू किया है, यानी कि आपने किसी को किसी पे केस किया है फॉर एनी रीजन, तो उसके लिए जाहिर सी बात है खर्चा होगा, आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट फीस है, ठीक है, उसके बाद फिर एडवोकेट्स हैं, फलना ढिकना, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आपको किसी ने स्यू किया है, मान लेते हैं मे बी ट्रू मे बी फॉल्स, तो आप जब डिफेंस करोगे, यानी कि बोथ फॉर प्रोसिक्यूशन एंड फॉर डिफेंस, ठीक है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों ही चीजों के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और यहां पे ये जनरल फंड्स यूज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और किसके लिए यूज होगा? तो भाई सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियन, सिक्योरिंग और प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि देयर इज ए क्लैश, ठीक है, कभी कभी क्लैश हो जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन है और ट्रेड यूनियन है, क्योंकि ट्रेड यूनियन ऑलवेज थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ इट्स वर्कर, रादर जो कंपनीज हैं वो हो सकता है कि इतना वेलफेयर नहीं सोच रही हो, तो उनके बीच में क्लैश होता है। तो उस क्लैश में अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, मान लेते हैं कि अगर कोई रिट भी फाइल कर रहे हैं, ठीक है, कोई रिट पिटिशन फाइल कर रहे हैं, तो वो भी, उसके लिए भी तो खर्चा होगा ना,
तो वो खर्चा कहां से आएगा? दैट विल बी फ्रॉम द जनरल फंड्स। ये जो जनरल फंड्स हैं इससे ये खर्चा आएगा, ठीक है। इसके अलावा कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है, या तो ट्रेड यूनियन के एग्जीक्यूटिव्स करते हैं या कोई भी अदर मेंबर करता है, उसमें जो एक्सपेंस आएगा, जो छोटे मोटे खर्चे आएंगे डिस्प्यूट के टाइम पे, है ना, कोई लॉस होता है तो वो भी यहाँ के फंड से जाएगा, ठीक है। कंपनसेशन, मान लेते हैं कंपनसेशन ड्यू टू ट्रेड डिस्प्यूट जो हुआ है, जो भी क्लैशेस हुए हैं ट्रेड डिस्प्यूट के कारण, उसमें हो सकता है कि किसी को चोट आ गई, ठीक है, कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो गया, थोड़ा वायलेंट थोड़ा सा हो गया और उस कारण से किसी को चोट आ गई, तो अगर चोट आ गई है या कुछ भी ऐसा हुआ है तो उसको कंपनसेट करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? ट्रेड यूनियन की। बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू कि ट्रेड यूनियन पूरा वेलफेयर के लिए बना हुआ है बेटा, ये पूरा वेलफेयर मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए बना है। तो अगर यहाँ के वर्कर्स हैं, मान लेते हैं मतलब कोई इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उस कंडीशन में कंपनसेशन देने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? ट्रेड यूनियन की होती है। बिकॉज ह्यूमन, अगर आप ह्यूमन ग्राउंड पे भी देखोगे तो ये सही है, ठीक। अलाउंसेस फॉर मेंबर्स और डिपेंडेंट्स, क्यों भाई? डेथ, ओल्ड एज, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए क्या होता है कि मान लेते कोई थोड़ी डेंजरस इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, इंडस्ट्रीज में बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, कुछ भी ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा मिसहैप हो जाता है दैट द पर्सन इज नो मोर नाउ, तो उनके फैमिली को जो कंपनसेशन देना है, ठीक है, जो अलाउंसेस देना है, अब कंपनी तो देगी, जाहिर सी बात है कंपनी तो देगी, बट देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि दैट द कंपनी इज नॉट अग्रीइंग कि भाई हम नहीं देंगे, हम आई एम नॉट विलिंग टू गिव एनी कंपनसेशन, उस केस में कोर्ट प्रोसीडिंग्स करेगा, है ना, ट्रेड यूनियन। अब वो फैमिली जिसके घर में एक व्यक्ति नहीं रहा, तो हो सकता है वो इकलौता कमाने वाला व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या इतना लीगल खर्चा वगैरह सब अफोर्ड कर पाएंगे? या फिर कंपनी की गलती से कोई ऐसा मिसहैप हो गया, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ है, और कंपनी तुरंत तो वो लॉस को बियर करेगी नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कोर्ट प्रोसीडिंग होगा उसमें। तो जब वो कोर्ट प्रोसीडिंग चल रहा है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो भी कंपनसेशन है, ठीक है, जो भी अलाउंसेस है, जो कि इफ द पर्सन इज नो मोर और इफ द पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ वर्किंग नाउ, ठीक है, कुछ भी मिसहैप होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई, या फिर कंपनी अचानक से शट डाउन हो गई बिना किसी नोटिस के, अचानक से आज पता चला कि कल से कंपनी बंद या कहीं बिक गई कंपनी, तो उस टाइम में क्या करेंगे हम? उस टाइम में वो जो सारे वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे? तो जो टेम्पररी रिलीफ होता है वो ट्रेड यूनियन के फंड से जाता है, फिर उसके बाद फिर कोर्ट प्रोसीडिंग में पता चल जाएगा कि हु विल बी लायबल टू बियर द लॉसेस। लेकिन टेम्पररी रिलीफ ऑन ह्यूमन ग्राउंड एज वेल एज जो ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी है, उसके लिए जो अलाउंसेस है वो कौन देगा? ट्रेड यूनियन ही देगा, ठीक है। उसके बाद और क्या है? सी दिस इज अ बिग सेक्शन, और ये इस सेक्शन के सारे डिटेल आपको पढ़ने जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना बेटा, तो ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पूछेगा, द क्वेश्चन विल बी डीप, एंड डोंट फॉरगेट यू हैव अ कंपटीशन ऑफ मोर देन 10 lakhs दिस ईयर, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेक्शन जी, पॉलिसीज ऑफ एश्योरेंस ऑन लाइफ्स। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंट क्लेम्स वगैरह ये सब मिलता है ना। तो उसी तरीके से ये जो पॉलिसीज वगैरह जो अगर आप किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो देयर आर सर्टेन पॉलिसीज जो कंपनी की होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ अगर खर्चा होता है, मतलब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है, जिसमें कि ट्रेड यूनियन मतलब कुछ भी करेगा ट्रेड यूनियन, तो ये ध्यान रखिएगा कि एम्प्लॉय के वेलफेयर में जो भी हो सकता है वो ट्रेड यूनियन करेगा, और वो कोई एक पर्सनल व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा है अपनी जेब से, तो जाहिर सी बात है कि वो यूज होगा कहां से? तो ट्रेड यूनियन के फंड से यूज होगा, ठीक है। देन एजुकेशनल, सोशल और रिलीजियस बेनिफिट्स, है ना। दो वी लिव इन अ सोसाइटी, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी मतलब मान लेते हैं ऐसा कि अ पर्सन, कोई उसमें कोई इंसान है जो बहुत बहुत मार्जिनलाइज्ड फैमिली से है, पर उसका बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, है ना, तो उसको हेल्प कर सकते हैं। या फिर अचानक से इफ अ पर्सन इज नो मोर, तो उसकी जितनी भी क्रिमेशन की जो ड्यूटीज है, जो भी उनके कस्टम ट्रेडिशन के हिसाब से जो खर्चा आएगा, तो वो सब ट्रेड यूनियन बियर करती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये सब कर सकती है, पर सबके सिचुएशन में नहीं करेगी, सबके सिचुएशन में करेगी तो ट्रेड यूनियन बिल्कुल खाली हो जाएगी, है ना। तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। देन
पेरियोडिकल पब्लिश करने के लिए, ठीक है। पेरियोडिकल पब्लिश करने में भी खर्चा आएगा। पेरियोडिकल मतलब जो भी रूल रेगुलेशन है नए, या फिर जो भी चेंजेस हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, या जो नया कुछ आया है, तो वो सब लोगों तक पहुंचाने के लिए दे विल यूज अ पैम्पलेट और अ बैनर और एनीथिंग, ठीक है। तो उसको पब्लिश करने के लिए भी जो खर्चा आएगा वो ट्रेड यूनियन के फंड से जाएगा, ठीक है, ठीक है। और लास्ट, एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जो कि ऐसा लगता है, ठीक है, कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा, इन सब के अलावा कुछ भी ऐसा लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है, जो इसमें मेंशन नहीं है, और ट्रेड यूनियन ये सब लोग मिल करके डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ये भी चीज उतनी ही जरूरी है, तो उसके लिए भी ट्रेड यूनियन खर्च कर सकती है। पर यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये 1/4 ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो टोटल एक्सपेंस कर रहे हैं उसका 1/4 ही आप एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरा पैसा आप एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट में कर दें और बाकी सबको ऐसे साइड में रख दें, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब के क्या बोलता है, के बोलता है फिर लिमिट लगा रहा है, के फिर लिमिट लगा रहा है, कह रहा है कि अगर एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये जो एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है आपकी, या तो सेंट्रल या तो स्टेट, ये ऑफिशियल गजट में मेंशन करेगी कि इन चीजों में इस साल खर्चे, जैसे मान लेते कोविड पैंडेमिक आ गया, ठीक है, तो कोविड पैंडेमिक तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, किसी भी लॉ में लिखा तो था नहीं कि भाई कोविड पैंडेमिक में भी खर्चा करना है, लेकिन सिचुएशन इतना इतना ग्रीवियस हो गया था कि भाई खर्चा करना पड़ा। तो उस समय पर क्या है कि जो अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन आ जाता है जहां पे एक बड़ा अमाउंट, बड़ा चंक ऑफ अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, तो उस समय पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गजट में मेंशन करेगी कि हाँ भाई ये सिचुएशन है और यहाँ पे इतना इतना खर्चा किया जा रहा है। आई गेस इट्स क्लियर फॉर यू कि ट्रेड यूनियन कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हो। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्यों? सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं, बट आप सोचिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करिए, जहां पे लड़ाई होगी वहां फंड्स होगा, है ना। बाकी सब कुछ ठीक है, जहां जहां आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है वहां कोई भी नहीं आएगा, लेकिन जहां फंड्स की बात होगी देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग। दैट्स व्हाई द क्लैरिटी ऑन दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एक्ट, कि उसका फंड कैसे यूज होता है, एंड देयर इट इज कि इसका फंड हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, सेक्शन 16 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट फंड, ये फंड तो चलो समझ में आ गया। अब एक सेपरेट फंड बनेगा, काहे के लिए भाई? तो फॉर पॉलिटिकल पर्पस। आपने बहुत सुना होगा कि ट्रेड यूनियन का कोई लीडर है या ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी है, वो पॉलिटिक्स में एंटर हो गया, है ना। क्योंकि क्या होता है ना बेटा, कि जब आप वर्कर्स का भला सोचते हो, यू वर्क फॉर वर्कर्स, तो दिस सपोर्ट यू, एंड व्हेन दे सपोर्ट यू, तो ऑफ कोर्स आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस जागते हैं, एंड देन यू गो टू सम, यू ट्राई टू सम हायर पोजिशंस, कि आप कुछ हायर पोजिशन पे जाएं और लोगों की ज्यादा मदद कर पाए, ठीक है। बीट एनी केस, वो क्या इसमें फ्लॉज है ये हम सब जानते हैं, बट ऑन पेपर हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अभी एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देखो ये जो ट्रेड यूनियन है ना, ये कोई चलो छोटा ऑर्गेनाइजेशन समझ में आता है, जहां पे ऐसे हजारों हजारों वर्कर काम करते हैं, वहां पे अगर कोई एक व्यक्ति है जो बहुत लोकप्रिय है, द पीपल लाइक हिम वेरी मच, तो उस केस में उसके पॉलिटिकल एम्बिशन जागता है, और ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। इवन द एक्ट प्रमोट्स इट, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है उसमें से जो कि अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को फेयर तरीके से अगर आगे ले जाना चाहता है, तो देयर इज अ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस एज वेल, जिसमें कि पहला पार्ट क्या कहता है, इसका पहला पार्ट कहता है कि इस जो ट्रेड यूनियन है वो एक सेपरेट फंड बना सकता है, किस लिए भाई? फॉर प्रमोशन ऑफ सिविक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ठीक है। ये कोई अपने मन से नहीं है बेटा, एक्ट में लिखा है ये कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट अगर है तो उसके लिए एक सेपरेट फंड बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई वहां के मेंबर्स हैं जो कि पॉलिटिकली इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट फंड बनेगा, ठीक है। अब ये फंड यूज कहाँ होगा? मैंने बोला कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि, अरे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपका बिना लॉ में लिखा हुआ है और आप अपने मन से कर जाओगे, ठीक है। तो इसमें सेकंड में क्या दिया है कि कहाँ कहाँ खर्च होगा, ये जो पॉलिटिकल फंड आपने बड़े अच्छे से सिविक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट बोल के बना लिया है, ये कहाँ कहाँ खर्च होगा। तो अगर कोई कैंडिडेट है बेटा, अगर कोई कैंडिडेट है और वो किसी लेजिस्लेटिव बॉडी में इलेक्शन लड़ना चाहता है, ठीक है, तो उसके जो एक्सपेंसेस अगर होंगे वो कहां से आएंगे? तो ये इस पॉलिटिकल फंड से यूज किए जाएंगे, ठीक है। अगर वो कोई लिटरेचर या कोई डॉक्यूमेंट बांटना चाह रहा है, ठीक है,
कोई लिटरेचर है या कोई डॉक्यूमेंट है, हम लोग देखते हो बहुत सारी पर्ची बटती हैं, बहुत सारे पैम्पलेट्स बटते हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस भी कहाँ से आएंगे, तो पॉलिटिकल फंड से आएंगे। देन सेक्शन सी कहता है मेंटेनेंस ऑफ पर्सन ऑफ एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, कोई बंदा है, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है ना, और ही इज ऑलरेडी वर्किंग इन अ लेजिस्लेटिव बॉडी, तो उस कंडीशन में भी आप अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो उसका फंड भी कहाँ से आएगा, तो यह यहाँ से आएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो पॉलिटिकल फंड है उसमें से आएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स, अगर कोई व्यक्ति है जो मेंबर है आपका और वो रजिस्टर करना चाहता है, ठीक है, या फिर ऑलरेडी मेंबर है लेजिस्लेटिव बॉडी का, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो पैसे हैं वो कहां से आएंगे, तो आपके इस फंड से आएंगे। ठीक है, देन होल्डिंग पॉलिटिकल मीटिंग्स, होल्डिंग पॉलिटिकल मीटिंग्स, अगर कोई पॉलिटिकल मीटिंग, क्योंकि देखो मीटिंग कोई छोटी मोटी नहीं होती, देयर आर लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स टू बी मेड, है ना, तो वो सारी जो भी पॉलिटिकल मीटिंग्स होंगी तो वो भी कहां से आएंगी, वो आपकी इसी से आपके जो पॉलिटिकल फंड है उससे आएंगे। यानी कि जितने भी पॉलिटिकल एम्बिशंस है, या तो आपके मेंबर या तो आपका सपोर्टर, तो उसके लिए अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो आपको मेन फंड से पैसे नहीं उठाने, क्योंकि मेन फंड में ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, उसमें से उठा लोगे तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए एक सेपरेट पॉलिटिकल फंड बनाया गया है ताकि पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो, ट्रेड यूनियन जो है वो पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो। ये नहीं हो कि कोई ऐसे नेता मंत्री हैं और उस समय पे क्या है कि ट्रेड यूनियन जो है वो अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, अपने जो उसके मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसके पॉलिटिकल एम्बिशंस का भी पूरा ध्यान दिया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये सेकंड हो गया। अब थर्ड क्या कहता है, देखिए कोई भी मेंबर जो है, जैसे कि होता ना, ये जो पैसे आएंगे फंड्स में ये हर कोई कंट्रीब्यूट करेगा थोड़ा थोड़ा, है ना, बट नो मेंबर विल बी फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट, नो मेंबर विल बी फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट, कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होगा बेटा जिसको फोर्स किया जाए कि आप कंट्रीब्यूट करो, और ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो यू विल बी एक्सक्लूडेड, नो दे विल नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रेड यूनियन। ऐसा नहीं होगा कि आपसे जबरदस्ती, क्योंकि बेटा वो वर्कर्स हैं, है ना, आप किसके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं वो, तो अगर वो अपने मर्जी से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वेल एंड गुड, उनको कुछ पर्क्स आप दे सकते हैं, लेकिन नो मेंबर विल बी फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड दैट इफ इवन दे डू नॉट कंट्रीब्यूट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे ग्रुप से, दे विल नॉट बी एक्सक्लूडेड इन एनी कॉस्ट। इज इट क्लियर? चलिए सेक्शन 17, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड यूनियन। देखिए क्या होता है कि जब आप ट्रेड यूनियन के ऑफिस बियरर होते हैं, ठीक है, व्हेन यू आर एन ऑफिस बियरर, डेफिनेशन फिर से मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट पार्ट देखिए आपको ऑफिस बियरर समझ में आ जाएगा। तो कोई भी अगर ऑफिस बियरर है बेटा, तो वो अपनी उस कैपेसिटी में एज अ मेंबर, ठीक है, एज अ एक डिग्निफाइड एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोमिनेंट मेंबर होने के नाते वो जो ऑफिस बियरर है वो कुछ डिसीजंस लेगा, है ना, वो डिसीजंस जब लेगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ डिसीजन तो बहुत अच्छी जाएंगी एज अ लीडर, कुछ डिसीजन बहुत अच्छी जाएंगी, पर कुछ डिसीजन हो सकता है कि सिचुएशन के हिसाब से इतनी फिट ना बैठे, मे बी यू आर नॉट लकी दैट टाइम, और इतनी फिट ना बैठे और अल्टीमेटली क्या हो कि वो डिसीजन आपको बैकफायर कर दे, यानी कि वो डिसीजन प्रॉपर नहीं हो सकता है उससे बहुत नुकसान भी हो गया, पर आपने उसको गुड फेथ में लिया है, मैंने मान लेते हैं गुड फेथ में कोई डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन जैसा मैं सोच रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स वी आर ह्यूमन, हमसे एरर हो सकता है, और वो डिसीजन हमारे अगेंस्ट चला गया या फिर कुछ ऐसा हो गया जिससे कि थोड़ा नुकसान हो गया, तो उस केस में क्या हम इस बंदे को जो ऑफिस बियरर है उसको पकड़ करके जेल में डाल देंगे? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कह रहा है कि नो ऑफिस बियरर और मेंबर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट, ठीक है, 120B के अंडर, 120B आईपीसी, ठीक है, अब बीएनएस हो गया है, तो बीएनएस का सेक्शन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 120B आईपीसी, 120B क्या कहता है कि आपने
षड्यंत्र रच के, ठीक है, आपने कुछ ऐसा कॉन्स्पिरेसी कर करके कुछ अगर प्लान बनाया है, वो 120B के अंडर आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक कोई क्राइम होता है और वहां पर 2-3 लोग और हैं जो उसको मतलब जो मिलके सोचे, प्लानिंग किए, भले वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, बट दे प्लान फॉर एवरीथिंग, तो दे विल ऑल्सो बी अंडर ट्रायल अंडर दैट सेक्शन 120B। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अगर कोई ऑफिस बियरर है, कोई डिसीजन लेता है गुड फेथ में, तो वो 120B के अंडर लायबल नहीं होगा, इवन दो थिंग्स गो अगेंस्ट हिम, ठीक है। अगर वो इस कैपेसिटी में ले रहा है, अगर वो पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, मतलब मान लेते हैं कि द पर्सन इज अ सेक्रेटरी, पर वो बैंक में गया और ये बोल के कि आई एम द सेक्रेटरी ऑफ दिस ट्रेड यूनियन विच इज वेरी फेमस एंड गिव मी पर्सनल लोन ऑफ दिस मच अमाउंट, और अब मैं नहीं भरूंगा इसको, तो दैट डजंट अमाउंट टू दिस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, है ना। उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा, ओनली बिकॉज यू आर अ सेक्रेटरी डजंट मीन you can apply for personal favors as well. But if you are doing something in the capacity of that position, और आपने गुड फेथ में वो काम किया है, लेकिन फिर भी यू फील कि भाई जो है वो चीजें आपके अगेंस्ट चली गई, then you will not be liable for 120B IPC. that there is a different section in भारतीय न्याय संहिता, but कंटेंट सेम है कि आप उसमें जो आपको कॉन्स्पिरेसी का जो चार्ज है वो आप पे नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट, मान लेते हैं आप कोई एग्रीमेंट साइन करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू साइन एन एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट जो है अगर आप गुड फेथ में साइन कर रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप ये एग्रीमेंट साइन ही इसीलिए कर रहे हो कि दैट यू हैव टू कमिट एन ऑफेंस, अगर आप ये सोच करके ही साइन कर रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा घपला करेंगे हम, तो देन दिस इज नॉट परमिटेबल, ठीक है। जब तक आप गुड फेथ में एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, वेल एंड गुड, यू आर नॉट लायबल फॉर दिस 120 IPC, पर जैसे ही आपने ये ऐसा समझ में आ गया कि नो यू हैव नॉट डन इट इन गुड फेथ, तो उस समय पर यू विल बी लायबल फॉर द सेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 18 says immunity from civil suit इन सर्टेन केसेस, ठीक है। ये तो हो गया बेटा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, है ना। अभी जो हमने सेक्शन पढ़ा 17, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिसमें आपके क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं। अब आते हैं सिविल सूट, तो सिविल सूट में बेटा दे द ऑफिस बियरर्स, ऑफ कोर्स ये ऑफिस बियरर्स के लिए है, तो ऑफिस बियरर जो है वो कुछ चीजों में इम्यून है, यानी कुछ सिविल सूट इन पे नहीं फाइल होंगे। तो देखें जरा कि कौन कौन से सिविल डिस्प्यूट नहीं फाइल होंगे। कि पहला तो नहीं होगा अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है, ठीक है, ठीक है, और उस ट्रेड डिस्प्यूट में आप पे ये चार्ज लगता है कि भाई आप लोगों को मतलब भड़का रहे हैं या फिर उसको वो कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसके लिए भाई, टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट, टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या फिर इंटरफेयर कर रहे हैं विथ ट्रेड बिजनेस, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो कह रहा है कि आपको क्या है कि सिविल सूट से इम्यूनिटी रहेगी, ठीक है, किस केस में, तो ट्रेड डिस्प्यूट्स में। क्योंकि देखो होता है ऐसा कभी कभी होता है कि देयर इज अ क्लैश, हमेशा क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्लैश हो जाता है किसके बीच में, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। उस समय पे ट्रेड यूनियन कम्स इन बिटवीन, ट्रेड यूनियन ऐसे बीच में आ जाता है और कहता है कि भाई वी विल बी द वन हु विल बी प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द वर्कर्स, क्योंकि एक वर्कर खड़ा होकर के अपने राइट की बात नहीं कर सकता है। तो उस केस में दिस ट्रेड यूनियन दे वर्क्स वेरी प्रोमिनेंटली। तो वो ऐसा उस समय पे बोलते हैं कि मतलब जब तक आप हमारी मांगे ऐसे पूरी नहीं करोगे, वी वोंट बी वर्किंग, है ना। एम्प्लॉइज, अगर आप एम्प्लॉइज की बात नहीं मानोगे तो दे विल बी लीविंग द कंपनी, ऐसा कुछ बोलते हैं वो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ताकि वहां पे वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। पर अगर इसके लिए ये जो एम्प्लॉयर्स हैं, ये लोग एक सिविल सूट फाइल कर दें कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तो ये हमने जो एम्प्लॉयमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इसको ये ब्रीच करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारे ट्रेड या हमारे बिजनेस को इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना, जो दूसरे पर्सन से हमारा ट्रेड बिजनेस जो भी हो रहा है, जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, उसमें ये क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस केस में दिस सिविल सूट इज नॉट मेंटेनेबल। व्हाई इज इट नॉट मेंटेनेबल? बिकॉज दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन यही करने आया है। अब जो लोग ने पहले वीडियो देखा होगा उन्होंने कहा, उसमें मैंने बताया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें ट्रेड यूनियन कुछ नहीं कहेगा।
तो आप भी पूछोगे कि भाई मैम उस समय तो आपने कहा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में ट्रेड यूनियन कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर ग्रुप की बात हो रही है, अगर यहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ट्रेड यूनियन इज नॉट लायबल फॉर दिस, कि उसको कोई सिविल सूट नहीं है। तो ऐसा है कि देखिए, अगर मैंने सब कुछ जानते हुए, ठीक है, कि ये क्लॉज है, आई विल गेट दिस अमाउंट ऑफ सैलरी एंड आई हैव टू वर्क दिस आवर विच इज वेरी ह्यूमेन, वेरी जस्ट, तो उस समय पर ट्रेड यूनियन इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है आकर के कि अरे यहां तो कुछ लोगों को ज्यादा सैलरी मिल रही है, नाउ आई एम गोइंग अगेंस्ट दैट, तो ट्रेड यूनियन नहीं इंटरफेयर करेगा कि भाई जो बात हुई है सो हुई है। लेकिन अगर ऐसा किया जाए कि कंपनी अपने सिचुएशंस को, अपने वर्किंग आवर्स को मान लेते 8 घंटे से बढ़ा करके 11 घंटे कर रही है, नाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ वर्कर टू वर्क 11 आवर्स अ डे? आप सोचिए, ट्रैवलिंग वगैरह मिला के फिर उसको खुद के लिए टाइम ही कहां मिलेगा। तो उस कंडीशन में जब मास इफेक्ट हो रहा है और उस समय पे ऐसा कुछ एक्शन ट्रेड यूनियन लेती है, तो उस ट्रेड डिस्प्यूट के टाइम पे, ये एक सिचुएशन का एग्जांपल दे रही हूं मैं, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं, तो उस डिस्प्यूट के टाइम पे अगर इंप्लॉइज ऐसा करते हैं कि दे विल ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं हमको काम नहीं करना है, भले हमारा 11 महीने का काम था पर हमको नहीं करना है, या फिर दे इंटरफेयर इन द ट्रेड एंड बिजनेस, तो उस समय पे दे सिविल सूट अगेंस्ट देम इज नॉट मेंटेनेबल। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या कहता है कि द ट्रेड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शेल नॉट बी लायबल इन एनी अदर सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग इन एनी सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टॉर्चियस एक्ट डन इन कंटेम्पलेशन ऑफ furtherance of a trade dispute by an agent of the trade union if it is proved that such person acted without the knowledge of or contrary to express instruction by the given by the executive of the trade union। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि एक टर्म होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी। ठीक है, जो लॉ बैकग्राउंड के उनको पता होगा, नहीं भी है तो आई विल टेल यू। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है कि इफ आई एम द ओनर एंड माई एम्प्लॉय, मतलब मैंने एक मैनेजर हायर कर रखा है और मैनेजर जा करके मीडिया में कोई बात करता है या कोई भी ऐसा पब्लिक एक्शन करता है, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ माई मैनेजर। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है ट्रेड यूनियन में, देखो ट्रेड यूनियन क्या है ना बेटा, ये एक म्यूचुअल ग्रुप है। ठीक है, मतलब लोग म्यूचुअली अग्री किए हैं कि हम लोग मिलकर के एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिससे कि सबका भला हो सके। ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं है, और ये ऐसा भी नहीं है कि किसी ने किसी को हायर कर रखा है। ठीक है, तो द सीक्वेंस ऑफ अथॉरिटीज जो होता है ना, जो लीनियज, जो हिरार्की होती है, वो थोड़ी सी यहाँ पे वीक होती है, क्योंकि हर कोई अपने मन का मालिक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा है। ठीक है, इस कंडीशन में अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट मान लिया हो गया, और उस ट्रेड डिस्प्यूट में एक व्यक्ति है जो कि बिना अपने ट्रेड यूनियन से बात किए हुए अगर कोई एक्शन करता है जो कि नॉट वायबल इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ के सामने वो सही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने अपने ट्रेड यूनियन को बताया नहीं है कि मैं ये एक्शन करने जा रहा हूं, और कुछ भी ऐसा एक्शन करता है विच इज पनिशेबल इन द आइज ऑफ लॉ, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम ये जो ट्रेड यूनियन है दैट वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, द इंडिविजुअल पर्सन, जो आदमी है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि वो ट्रेड यूनियन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। दैट इज वेरी क्लियर, बट हाँ, इसके लिए प्रॉपर प्रूफ्स होने चाहिए कि पर्सन ने अपनी कैपेसिटी में ये काम किया है, क्योंकि अगर ये प्रूव नहीं होगा तो फिर इट इज नॉट पॉसिबल टू बाइफिकेट, बट इट इज इजी टू प्रूव दैट टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, है ना। बट यहाँ पे जो वाइकेरियस लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में तो बहुत अच्छे से चलता है, बट यहाँ पे कहीं कोई किसी का एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं सब लोग, मतलब दे ऑल हैव देयर विट्स, है ना, वो अपना दिमाग चला सकते हैं। तो इन दैट केस इफ देयर इज अ ट्रेड डिस्प्यूट एंड अ पर्सन डज समथिंग, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसा हो जाता है जो कि कानून संगत जो होता है, तर्क संगत होता है, वो नहीं है, एंड एट दैट टाइम द पर्सन विल बी लायबल बट द होल ट्रेड यूनियन वोंट बी लायबल फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्फोर्समेंट। जस्ट अ सेक, ऑफ, देखिए अब क्या कह रहा है कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है,
क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एन एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन shall not be void or voidable merely by reason of the fact that any of the objects of the agreement are in restraint of trade. ठीक है, अब कोई एग्रीमेंट बना है, देखो जो वहां पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो ऑफिस बियरर्स हैं वो भी काम करेंगे तो ऐसे ही काम नहीं करेंगे, दे विल बी साइनिंग एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट सिर्फ इसलिए वॉइड या वॉइडेबल नहीं हो जाएगा, मतलब लोग इसको इसलिए सिर्फ मानने के लिए मना नहीं कर देंगे कि उसमें कुछ ऐसा प्रोविजन है जो कि उस ट्रेड को रिस्ट्रेन कर रहा है, मतलब वो जो भी एक्शन है, ठीक है, या फिर जो भी बिजनेस है उसको रिस्ट्रेन कर रहा है, इसके लिए इस पूरे एग्रीमेंट को वॉइड या वॉइडेबल नहीं किया जा सकता है। द होल दिस cannot be considered void or voidable only of by the virtue that कि भाई इसमें जो कुछ clauses हैं, एक आध clause ऐसा है जो कि proper नहीं है या फिर जो in consonance with the trade नहीं है, तो उसमें हम पूरे agreement को void या voidable नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन 20 says कि right to inspect books of trade union, तो भाई ट्रेड यूनियन फंड्स जनरेट कर रहा है ना, सारी चीजों को मेंटेन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि देयर विल बी एन ऑडिटर जो कि इसके बुक्स को क्या करेगा, इसके बुक्स को इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो मेंबर हैं जब जरूरत पड़ेगी तो देयर विल बी इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, दैट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 20 ऑफ इट। चलिए कमिंग टू सेक्शन 21, राइट ऑफ माइनर्स। अब माइनर कितने उम्र के होते हैं बेटा, माइनर की एज क्या होती है, माइनर की एज होती है 18 साल। हम लोग सबको पता है कि 18 साल तक माइनर होता है, उसके बाद मेजर हो जाते हैं। पर इसमें क्या है, इसमें है एनी पर्सन अप टू 15 ईयर्स। यहाँ पे माइनर की एज कितनी मेंशन की गई है, अप टू 15 ईयर्स, यानी कि इसीलिए हर एक्ट में अलग अलग है, तो आपको एक्ट के वाइज ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एनी राइट ऑफ माइनर मतलब हर कोई जो 15 साल से नीचे का है, या मतलब जिसने 15 साल की एज अटेन कर ली है, ठीक है, वो सारे राइट्स को एंजॉय करता है, एंजॉयज ऑल द राइट्स ऑफ अ मेंबर। जैसा कि एक नॉर्मल इंसान जो एक नॉर्मल ट्रेड यूनियन का मेंबर है वो जैसे एंजॉय करेगा वही सारे राइट ये भी एंजॉय करेगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो माइनर है वो का क्या है, 15 साल तक है। 15 साल के बाद कोई भी बच्चा जो 15 साल की उम्र को अटेन कर चुका है वो सारे राइट्स को एंजॉय करता है, जो कि जरूरी है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज राइट्स। ये ध्यान में रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, और ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। चलिए नाउ 21A। 21A क्या कहता है बेटा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर्स। अब भाई ये जो लोग जो हैं ये क्या एकदम बिल्कुल आए हैं तो कभी जाएंगे ही नहीं, या इनसे कोई गलती नहीं हो पाएगी, तो ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन ग्राउंड जिसमें कि ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, इसका पहला क्या है, तो सेक्शन फर्स्ट में आते हैं, सेक्शन फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, सेक्शन फर्स्ट का फर्स्ट क्लॉज कि कम से कम 18 साल का होना चाहिए। देखिए मेंबर बनने के लिए, आपको मेंबर बनने के लिए कि आप ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं उसके लिए आपको 15 साल की जरूरत है, लेकिन ऑफिस बियरर बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, और आप किसी भी कोर्ट से कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए, नॉट बी कन्विक्टेड, कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, नो कन्विक्शन फ्रॉम एनी कोर्ट। ठीक है, और अगर इन केस कन्विक्शन हो जाता है तो कन्विक्शन मतलब आपका जो कन्विक्शन है वो पूरा होने के बाद, मतलब इम्प्रिजनमेंट के बाद 5 साल तक, जैसे इलेक्शन का है ना कि 6 इयर्स तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उसी तरीके से कन्विक्शन के 5 साल बाद तक आप ऑफिस बियरर के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब आप फिर ऑफिस बियरर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड सेक्शन क्या कहता है कि देखो ये ट्रेड यूनियन एक्ट, देखो ये ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो 27 में आया और इसका अमेंडमेंट हुआ 1964 में। ठीक है, 1964 में दिस एक्ट गॉट अमेंडेड। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम। तो ये जो 1964 में अमेंडमेंट हुआ, अगर उस समय पर भी, क्योंकि ये जो क्लॉज है बेटा ये कहीं ना कहीं अमेंडमेंट से आया है, तो ये जो अमेंडमेंट हुआ 1964 में उसमें ये बताया गया कि भाई अगर कोई व्यक्ति इससे पहले भी कन्विक्टेड था, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कन्विक्टेड था टिल 63,
टिल 63 कन्विक्टेड था, ठीक है, 1963 तक वो व्यक्ति कन्विक्टेड था। तो अगर वो इस समय तक कन्विक्टेड है और तो भी और अभी ऑफिस मेंबर बन के बैठ गया है, तो नहीं, उसको ऑफिस मेंबर से हटा दिया जाएगा, ऑफिस बियरर से हटा दिया जाएगा 5 साल तक, यानी कि 5 साल बाद, यानी कि 5 साल में कब, 1968 के बाद ही वो ऑफिस बियरर बन सकता है, ऐसा मेंशन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सो वी विल बी डूइंग इट टिल हेयर ओनली 21A तक। बाकी के सेक्शंस, इसमें एक वीडियो आई गेस और बनेगा एंड दिस ट्रेड यूनियन एक्ट विल बी कंप्लीटेड। टिल देन जो जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, ठीक है। वंस वी कंप्लीट विद ट्रेड यूनियन एक्ट देन वी आई विल ट्राई टू स्टार्ट फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी फैक्ट्रीज एक्ट स्टार्ट करने की। मीनवाइल share the video as much as possible because this is an initiative for you people only, है ना। इसके अलावा आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू हैव अ बेयर एक्ट विथ यू, क्योंकि मैं कुछ भी रीड कर रही हूँ बेयर एक्ट से जो इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ भी बता रही हूँ तो वो एक्चुअली बेयर एक्ट में मेंशन्ड है बेटा। तो आई कैन ओनली कॉम्प्लीमेंट योर प्रिपरेशन, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकती हूँ आपके प्रिपरेशन को, लेकिन बेयर एक्ट, और बेयर एक्ट कोई आपको खरीदना नहीं है, ठीक है। यू हैव टू जस्ट डाउनलोड इट, प्रिंट करा सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं भी करा सकते हो कोई इश्यू नहीं है, जस्ट हैव इट इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि आप सुन भी रहे हो, आप बेयर एक्ट से पढ़ भी रहे हो, तो दैट विल लीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर ग्रास्पिंग एबिलिटी, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है बट नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग वेरी वेरी सून इन विद इन फ्यू आवर्स। तो हम ये जो अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो हम खत्म कर दें एंड देन विल स्टार्ट विद अदर लॉ सब्जेक्ट्स।